Welcome to yet another episode of Get Set Go Beyond Sports. As you can see, we have Sangram ji with us, Sangram Singh. He absolutely needs no introduction. It's an honor to have him. Thank you so much for being on the show with us, Sangram ji. आपका एक बहुत ही छोटा सा introduction दूंगी मैं. Sangram ji was born in Haryana, and in his childhood days, he combated rheumatoid arthritis, was bound to the wheelchair for 8 years. But it is a testament to his fighting and strong spirit that he overcame his adversary. Today, he shares his experience to help others in need. Sangram played an active role in the endeavor against COVID-19 with his campaign Harao Corona, Champion Banona 21 to encourage the youth by educating ways to prevent contamination. Sangram is also a very versatile player as he has played and won tournaments in various weight categories, ranging from 96 kgs to 120 kgs. He started his wrestling career with Delhi Police and won gold medal in All India Open Wrestling Competition in 2007. He was the brand ambassador for the Wrestling Federation of India for 2014 and was also two-time Commonwealth Heavyweight Champion, was facilitated by our PM Shri Narendra Modi ji for his second title win of Commonwealth Heavyweight Championship in 2015. He has been awarded the title of World's Best Wrestler by the World Wrestling Professionals. Sangram has also left his impression on big screen as well as television. He has hosted many sports presentations, shows, and will soon be hosting the Doordarshan show Rio to Tokyo, Vision 2021 now. And at the time, Sangram ji has also participated in many reality entertainment shows on television. Thank you again, Sangram ji. I'm very sure कि इनमें भी मैंने बहुत सारी चीजें मिस की होंगी आपके बारे में जो इतनी सी छोटी सी इंट्रोडक्शन में मैं नहीं बोल पाई हूँ. जी, thank you so much. Thank you so much, Sonali ji. It's my pleasure that I'm talking to you and your audience. And चलता रहता है लाइफ में. वो कहते हैं ना कि मैं जब सुबह उठता हूँ ना तो मैं एक बात सोचता हूँ कि what I can give to my society, what I can give to my country, nothing else. जब आप सेल्फलेस होते हो ना तो you live every moment. बहुत से इंसान क्या हैं कि वो गा और था में जीते हैं, था और गा में. मैं उनको मना करता हूँ. था यानी पास में जीते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं. देखो, फ्यूचर का व्यवस्थित करो, सुव्यवस्थित करो कि हम ये काम करेंगे. अगर चिंता करोगे ना तो फिर वो चीजें आप खो दोगे जो आपको एक्चुअली मिलने वाली होती हैं. और मैं पहले हर बात बोलता हूँ हमेशा एक कि भैया जिसने कल दिया है वो कल की व्यवस्था भी करेगा, और जिसने चोच दी है वो चुगा भी देगा. और कहते हैं ना कि चींटी को कण और हाथी को मन मिल ही जाता है, तो टेंशन किस बात की. मिल ही जाता है. बहुत ही सही बात है. आई होप कि बहुत से लोग जो एक्चुअली टेंशन में जीते हैं एक छोटी सी ये बात सुनकर ही बहुत कुछ बदल पाए. मैं भी उनमें से एक हूँ. बहुत स्ट्रेस लेती हूँ कई बार. तो आई थिंक ये जो आप इनफैक्ट आप हमेशा ही माने गए हैं, जाने गए हैं लोगों को मोटिवेट करने में और इंस्पायर करने में. तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है इस शो की. सो थैंक यू वेरी मच. मैं आपसे एक पहला प्रश्न ये पूछूंगी जो मैं सभी को पूछती हूँ कि आपने स्पोर्ट्स क्यों चुना, और स्पोर्ट्स में प्राइमरीली आपने रेसलिंग को क्यों और कैसे चुना? देखिए, आप तो जानते हैं कि मैं हरियाणा से हूँ. हरियाणा में गांव पड़ता है मेरा, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मदीना जी. तो जब मैं छोटा था ना तो वहां पे क्या था कि मेरा बड़ा भाई था स्टेट लेवल का रेसलर नॉर्मली. और हरियाणा में 2 स्पोर्ट्स चलते थे तब, ये क्रिकेट, बैडमिंटन. क्रिकेट का बैट आता था उस टाइम पे 100 रुपए का या 70 रुपए का. और इतने पैसे होते नहीं थे. लंगोट आता था 5 रुपए का, कभी 7 रुपए का. कभी माँ ने सिल दिया, कभी बहन ने सिल दिया. एक बार गांव में मैंने मिट्टी कुश्ती देखी तो वहां पे पहलवानों को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे. मैंने सोचा काश यार मैं एक पहलवान होता. थोड़ा बीमार था उस टाइम पे. तो वहां से वो जर्नी थी, क्योंकि और कोई था नहीं कि भैया एक रेसलिंग करने से पहलवान कौन होता. हु इज द पर्सन हु इज द फिजिकली, मेंटली डिसिप्लिन. फर्स्ट इज रेसलर, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होता है, वो पहलवान होता है. तो
मैंने सोचा कि चलो भैया शरीर अच्छा हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे, नॉर्मली चीजें हैं। तो रेसलिंग तो वहां पे और कोई फैसिलिटी थी नहीं, ना कोई बैडमिंटन था, ना क्रिकेट था, ना टेनिस था, ना इतने पैसे थे, ना फैसिलिटी अफोर्ड करें। आज भी मुझे याद है, एक टाइम होता था जब मैं ठीक हो गया था कि पैरों में जूते नहीं होते थे। अच्छा, सर्दी में हम सैंडो, नॉर्थ में कितनी सर्दी पड़ती है, सैंडो बनियान सैंडोज में पहनते हैं। नहीं, वो सैंडोज बनियान में ऐसे भागते थे, ट्रैक सूट के पैसे नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। वो कहते हैं ना कि मैं कह रहा हूँ, देखो मैं सबको एक बात बोलता हूँ हमेशा, ये आपके दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बोलूंगा, पहले ही बोल देता हूँ कि हर माता पिता को मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं ना, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी दो कि वो स्ट्रगल कर पाए। वो चीज मत दो जो इससे वो स्ट्रगल कर रहे हो, चीज मत दो, वरना अगर वो चीज दे दी ना, आप उनको ना सर्कस के शेर बना रहे हो। तो बहुत आपने ये बहुत ही डीप बात बताई है कि एक्चुअली आजकल हम माँ बाप और बहुत सारे जो है हमको ये लगता है कि क्योंकि हमको एक कोई चीज नहीं मिली है तो हम उससे बढ़कर हमारे बच्चों को दें, और हम ये भूल जाते हैं कि उसी चीज की ना होने से हमने इतनी इंडिपेंडेंस शायद और फ्रीडम और बहुत कुछ जो आज हम हैं वो सब चीजों की ना होने की वजह से शायद है। देखिए जी, क्या बात है कि एक पुरानी कहावत है, देने तो आप संस्कार दो, मोरल वैल्यूज दो। अब क्या होता है कि बच्चे की परवरिश, देखो क्या होता है कि कुत्ता अपने बच्चे को पालता है, शेर परवरिश करता है अपने बच्चे की, तो अपने बच्चे की परवरिश वैसी करो। तो अगर आपको उनको देना ही है ना, तो उनको वो संस्कार दो जिससे वो आगे आगे फाइट करे। कि पुरानी कहावत है, अगर सपूत निकलेगा तो अपने आप कमा लेगा, और अगर कपूत निकल गया, चाहे वो लड़का है लड़की है, तो जितना कमा रखा उसको भी उड़ा देगा, पार्टी करेगा, ये सब करेगा। तो ये तो पैसे से पैसा तो एक क्षण मात्र है, कोई सोचता है बहुत से पैसे वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं, मुंबई में, इंडिया में है ना, ढेर सारे चौकीदार हैं, वॉचमैन हैं, पैसे वाले नहीं है। पैसा वाला वो है जिसके पास पैसा है और किसी ने जरूरतमंद के लिए खर्च कर दिया, नहीं तो बाकी सब चौकीदार हैं। तो देखता है कोई 6,000 करोड़ का मालिक है, कोई 10,000 करोड़ का मालिक बैंक में डाल के उनकी हिफाजत करता रहता, मर जाता है, फिर बच्चे या कोई ऐसा यूज करते हैं या उधर जाता है। तो पैसे का ये कि ये क्या है कि देखो, मैं अपनी लाइफ को सेल्फलेस जीता हूँ। सेल्फलेस में सोचता हूँ कि भैया ये इससे क्या चीज है, मुझे किसी का कुछ चाहिए नहीं। कोई कुछ बोलता है तो कुछ हो करो। अब मान लो कि मैं ये सोचता हूँ कि भैया मैं क्या जरिया बन, मैं किसी का क्या जरिया बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। और फिर ऐसा इंसान है ना, वो कहते हैं ना कि जो फकीरी में रहते हैं ना, जिनका मिजाज फकीरी का होता है, उनके कदमों में ताज रहते हैं। जो फकीरी में रहते हैं उनके कदमों में ताज रहते हैं। और जो कहते हैं ना कि भैया पैसे वैसे सब ठुकरा दे, सारी चीजों कर देना, वो उनके मुट्ठी में आज रहता है कि मतलब जो किसी चीज से वो ना करे। तो मैं सोचता हूँ कि भैया ये आंख बंद होने से पहले इधर जिंदगी है क्या, सोनाली जी, कि पा लेने की, देखो पा लेने की बेचैनी और खो देने का गम, यही है जिंदगी का सफर। बस वो आया कि भैया चला गया, चला गया, इसी के बीच में हम खेलते रहते हैं। तो मैं वही बात सोचता था पहले कि भैया ये सारी चीजें ये है। मैं सोचता हूँ कि मैं करने वाला मालिक है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो खाली पोस्टमैन है, चिट्ठी इधर से उधर कर सकते हैं। कि जरिया बना। एक टाइम होता था कि मेरे पास खुद की स्कूल की फी नहीं होती थी, यूनिफॉर्म नहीं होती थी, बस का किराया नहीं होता था, पैरों में शू नहीं होते थे। अब मालिक की दया से 163 165 बच्चों की फैमिली हो गई है जिनका मैं जरिया बनता हूँ एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का, जिसमें 33-35 मेरे गांव से, जिसमें 90 लड़कियां हैं और अराउंड 73 लड़के हैं। तो यही है कि द बेस्ट लिविंग इज गिविंग। एक स्पोर्ट्समैन बनना, एक फिल्म स्टार बनना, एक ब्यूरोक्रेट्स बनना, एक पॉलिटिशियन बनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है। एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनना हमारी सोसाइटी के लिए वो बड़ी अच्छी बात है और बड़ी बात है। वो बहुत से देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भैया वो बोलते हैं कि वो चैंपियन है। चैंपियन कौन होता है? चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, लगातार कोशिश। देखो पानी बहुत हल्का होता है मगर बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? लगातार उसका बहना।
तो मैं भी अपनी लाइफ को ऐसे ही करता हूँ कि भैया जहाँ पे भी आए, जहाँ पे भी जाओ, उसको बेहतर करो, अच्छा मुझे करो। तो ऐसा लगता है संग्राम जी कि शायद मुझे कोई प्रश्न पूछना ही नहीं पड़ेगा। आपको सुनते सुनते ही हमारा काफी समय इतनी अच्छी तरह से निकलने वाला है। इतना आप जी आपको सारे प्रश्न के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसी में ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, इसी में से निकाल लेना आप। जी बोलिए। आपने कोविड-19 के खिलाफ अभियान जो छेड़ा है, इसकी कोई ऑफ कोर्स वजह हम सबको पता है कि आपने अभी कहा दैट यू वांट टू गिव बैक एंड यू वांट टू डू फॉर सोसाइटी, बट इसमें क्या आपको क्या कैसे ये ख्याल आया और आपने क्या किया एंड कैसे आपने इसको गांव में लेके गए और कैसे आपने इसको बढ़ाया? देखो, जब कोविड-19 था उस टाइम लॉकडाउन में मैं अहमदाबाद था। मैं 3-4 महीने मैंने बिताए। मैं किसी काम से गया था, फिर लॉकडाउन हो गया। तो फिर मैंने देखा कि जब मालिक ने मुझे ये सारे साधन दिए हैं, सब कुछ दिया है कि मैं 2 रोटी आराम से खा सकता हूँ, तो इस दौरान ढेर सारे यंगस्टर हैं, ढेर सारे वो हैं कि जो डिप्रेशन में होंगे, जो एजुकेशन वाइज या प्रोफेशन वाइज या बाकी वाइज। एक मेरा दोस्त होता था अमिताभ शाह, वो भी एक एनजीओ चलाता है, युवा अनस्टॉपेबल। तो उसने कहा संग्राम भाई, अगर हम, क्योंकि हम है ना 1200 स्कूलों में टॉयलेट बनाने वाले थे, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, वॉशरूम 5-6 रेडी हो गया था, जिसमें कुछ हरियाणा से स्टार्ट कर रहे थे हम, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो उसने बोला कि संग्राम भाई हम ये लेके आते हैं, अच्छी चीज है। और फिर मैं हेल्थ मिनिस्ट्री या इन सब के साथ कुछ मिलके एसोसिएशन में कुछ करता था कि भैया क्या कर पाए। जैसे मैं फिलहाल फिट इंडिया कैंपेनिंग का आइकन हूँ या उनका डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर हूँ या डिफरेंट चीजों में। तो तब मैंने ये स्टार्ट किया कैंपेनिंग। और ये कैंपेनिंग पहले तो मतलब ऐसा ही था, कुछ पता नहीं था क्या होगा। तो इतना बड़ा हो गया धीरे धीरे कि मैं बताऊं कि लाखों बच्चे जुड़ते थे जब मैं ऑनलाइन आता था, लाखों बच्चे। और धीरे धीरे देखने लग गया कि भैया कि वाकई इनको ये चीजें हो रही हैं, इनको इसका फायदा मिल रहा है या ये सब हो रहा है, तो भैया इनको है ना वर्थ इट है कि इनके लिए हम कुछ कर पाए। तो मैं डिफरेंट टॉपिक लेके आता था, उनको एक फिजिकल टास्क देता, मेंटली टास्क देता, कोई कभी गोल पे, कभी किसी पे, कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेके आता था उनके लिए। तो वही चीजें की, वही बातें की, तो उससे फिर हमने स्टार्ट किया ये। राइट। आपने, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि आपने बहुत ही बचपन में एक संघर्ष किया था आपकी आर्थराइटिस से, एंड आपने उस चीज को ओवरकम किया है। जो ये चीज जो आपकी एक ये फिजिकल और जो मेंटल एक लड़ाई रही है, आपने कैसे इसको लड़ा ताकि जो और लोग भी जो सुन रहे हैं या जो इस प्रोबेबली इस पोजीशन में है अपनी लाइफ में कि उनको कोई एक फिजिकल लिमिटेशन है या कोई चीज से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कैसे वो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करे, कैसे वो फिजिकली आपसे क्या सीख सकते हैं या आप क्या उनको बता सकते हैं कि कैसे आपने अपनी जर्नी में इस चीज को ओवरकम किया है और आज आप जहां हैं। देखिए, मैं अभी ये अखबार में लिखा है कि भैया व्हीलचेयर पे आ गए थे, रूमेटिक आर्थराइटिस था, मुझे धीरे धीरे पैरों में दर्द स्टार्ट हुआ, हाथों में हुआ, फिर एक टाइम था मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, हर जॉइंट में आ गया, मुंह नहीं खोल सकता था, इतने पैसे ही नहीं होते थे, मैं ऐसे चारपाई पे आ गया था। जब धूप निकलती थी तब थोड़ा सा खड़ा हुआ जाता था, धूप नहीं निकल रही है और नेचर कॉल के लिए जाना, कई बार तो टॉयलेट भी ऐसे चारपाई पे की है जैसे नॉर्मली, फिर लेके जाते। तो वहां से जो मैंने किया ना, देखो सारी बीमारी सारी है ना, पता है क्या होता है कि 90% तो माइंड मेंटली होती है और 10% फिजिकली होती है। right. कोई बीमारी, तो डॉक्टरों ने एक टाइम बोला था कि भैया बीमारी 99.9% ठीक ही नहीं होती, इसका इलाज ही नहीं है। और माफ करना कि आजकल डॉक्टर को अच्छा भी कर रहे हैं, मगर मैं डॉक्टरों को ना मानता ना जानता ना 21 साल से। मेरी नजर में डॉक्टर कुछ है ही नहीं। देखो ऑनररी डॉक्टरेट में बन गया हूँ, अच्छी बात है। सबसे बड़े डॉक्टर हैं सन, मून, अर्थ, फायर, ये नेचर, वाटर, ये सारी बीमारी को यही करते हैं, इलाज करते हैं। तो मैं नेचुरल तरीके से ठीक हुआ और मैं जो बैठा हूँ ना, मेरी माँ के कारण बैठा हूँ। मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर ने बोला मुश्किल से बच्चा 6 महीने जिंदा रहेगा, एक बड़े डॉक्टर ने, और इसकी बीमारी लाइलाज है, सब करो। मेरी माँ ने हार नहीं मानी, बोले इसको मसाज मत करना। वो कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी
देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से, दिन में कम से कम है ना वो 15-16 बार मसाज करते। और वो सारी चीज देख के, नेचुरल देख के मैं कह रहा हूँ कि सारी लिमिटेशन, सारी बीमारी ये बैठ जाते हैं लोग। और मेरे घुटने में दर्द है, मेरी कमर का L5 हो गया, L4 हो गया, मेरे शोल्डर में हो गया, मेरे इसमें हो गया। मैं तो भैया और ज्यादा करता हूँ। कोई घर में मेहमान आ जाएगा, अच्छा खाना देंगे और अच्छी तरह रखेंगे ना, तो 2-4 दिन ज्यादा रुकेगा। कुछ वो करेंगे ना, भाग जाएगा जल्दी अगर कम खाना दिया। अब सचिन तेंदुलकर और ये सब कितने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनके पास पैसे कम है क्या, इन्होंने खूब इलाज करवाया, ऑस्ट्रेलिया ऑपरेशन करवा रहे कमर का, इंग्लैंड करवा रहे हैं, लास्ट में पता किससे ठीक हुए? नेचर से, फिजियोथेरेपी से, अपने आप स्ट्रेचिंग से, हील करके। तो ये मेरी बीमारी भी नेचर से गई है, हील करके गई है, ये सब हुआ है। देखो हर बीमारी क्योरेबल है, किसी को आर्थराइटिस क्योरेबल है, कोई कहता है क्योरेबल नहीं, झूठ बोल रहा हो। तो बशर्ते आप है ना मेंटली या फिजिकली डिसेबल कहाँ से होते हो? यहाँ से होते हो, राइट, शरीर से नहीं होते। राइट। वो फिजिकल डिसेबल कौन है? जो दिमाग से पैर, देखो दिमाग और छाता अगर आपने नहीं खोला तो बोझ है, उनको ऐसे लेके घूमते रहो, कोई फर्क। छाते अगर खोलोगे धूप नहीं लगने देगा, बारिश लगने देगा, ऐसे दिमाग है। राइट। तो वहां से धीरे धीरे डेवलप किया और फिर देखा देखा देखा। और मैं एक बात मानता हूँ, मैं कभी है ना लोगों की तो सुनता ही नहीं ना देखता कि भाई अगर मान लो अपनी आबादी 140 करोड़, 139 करोड़, 99,99,999 ये बात कह रहे हैं कि ये काम ऐसे नहीं होगा, और मुझे यहाँ से आवाज आ गई तो साला मैं वही करता हूँ जो यहाँ से आवाज आई। एक पुरानी कहावत है ना, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। तो मैं ना हमेशा अलग सोचता हूँ ना, छोटा सोचना ही पाप, छोटा करना और सोचना पाप है। तो मैं डिफरेंट सोचता हूँ और मेरा मानना रहता है कि भैया जब दुनिया वाले आपके सपने पे हंस ले रहे हैं ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है और करो। तो जिस पे जमाना आस्था है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास है ना, हम जैसे पागलों से कोई रचता है। समझदार आदमी कभी रचते, समझदार आदमी सिर्फ बैठ के पढ़ते हैं, प्रोफेसर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बैठ के पढ़ेंगे, सिर्फ लिख के जाएंगे। दुनिया में 3 तरह के इंसान होते हैं, मैं बताऊं, मैंने बोलता हूँ कई बार जाता हूँ तो बच्चों को, IIT IIM या कहीं पे, इंसान वो होते हैं अपनी लाइफ में आते हैं जो, और घमंड है ना 2 इंसान करेंगे, या तो जिसको पुश्तैनी जमीन जायदाद मिली है, या किसी ने फ्रॉड करके पैसा कमाया। 2 ही आदमी घमंडी मिलेंगे, याद रखना। या तो किसी को साला पुराना खजाना मिल गया, पुश्तैनी जायदाद मिल गई, या किसी ने फ्रॉड करके पैसा कमा लिया। जो मेहनत करके आएगा घमंड नहीं करेगा। तो क्या हुआ कि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि लाइफ में आते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है और कुछ नहीं करते, वही मम्मी बिस्किट वाले बच्चे रहते हैं, ये वो ये कर दिया, और फिर लास्ट में होते हैं कि काश मैंने किया होता, पछताते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, आते चलो मैंने वो किया, मतलब 50-50% सेटिस्फाई हो जाते हैं। तीसरे होते पागल, पता है भैया क्या करना था क्या नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर दिया। अब मेरा क्या है कि भैया जो नहीं करना वही तो करना है, जो नहीं हो सकता वही तो करना है, उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। और वो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो जाता है। अब मैं पता क्या सोचता हूँ कि भैया मेरी नजर में है ना, एक प्राइम मिनिस्टर से लेके रिक्शा वाले से लेके दोनों बराबर इंसान, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है 1% भी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने जाऊंगा तो मैं उनको कुछ दे के आऊंगा, मैं क्या लेके आऊंगा उनसे? देखो जिसके पास कुछ होने को नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं फाड़ सकता, बिगाड़ सकता। मैं तो सेल्फलेस आदमी हूँ भैया, मैं क्या लेके आता, क्या लेके जाऊंगा? 500 रुपए लेके आया था, आज बिगड़ जाता तो भी खुश हूँ, कितना क्या लेके जा रहा हूँ, समझे ना? तो जो इंसान एक नॉर्मली होता है ना, मैं कहता हूँ कितनी प्रॉब्लम समस्या आती है ना, मैं कहता हूँ भैया तो क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत से लोग करेंगे, अरे वो हो गया, ये बच गया, क्या बच गया भैया? जिंदगी उसके हाथ में, लेना भी उसके हाथ में, देना भी उसके हाथ में। अब बहुत से पहले मैं ना भगवान जी को मानता था, अंगूठी पहनता था, मानता तो आज भी, मगर मंदिर जाता, अंगूठी पहनता, ये सारी चीज करता। अब भगवान है ना सिर्फ 3 है। कहाँ है? यहाँ है, माता पिता और हमारे गुरु। और जो नेचर है सब, देखो भगवान कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, ये भगवान। ये तो मंदिर में तो, ये तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, देखो जाओ, अच्छी बात है, आप करो, अच्छी बात है। मगर मैंने फिर जब एक मैंने समझा ना इस चीज सीरियसली बैठ के, तो मैंने छोड़ दिया। मैं ये चीज ठीक है, मेरे लिए भगवान है मेरे माता पिता, फिर उसके बाद गुरु। और इंसानियत रखो। बड़ा इंसान वो नहीं होता कि भैया जो जिसके पास घोड़ा है, गाड़ी है, या बंगला है, या पैसे। बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलके आप छोटा फील ना करो। राइट। तो बहुत आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है ये। जी मेरी फिलोसफी अलग है, मैं बिल्कुल मतलब पागल आदमी हूँ, मतलब एक सनकी हूँ, मतलब सनकी इन द सेंस जो मैंने सोच लिया नहीं करना तो करना है, चाहे कितना ही कुछ हो। देखो लोग क्या होते हैं, लोगों की तो सुननी नहीं चाहिए कभी।
वो अमरूद खरीदेंगे, पूछेंगे भैया मीठे हैं, बोले हाँ मीठे हैं, फिर इसमें ना नमक लगाए खाएंगे, समझ रहे हो ना। तो बेचारे भीड़ का एक हिस्सा होते हैं नॉर्मली चीजें। अच्छी चीज करनी है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब बहुत से जैसे नेता आते हैं पूछते हैं कि भैया ये सब कर लो, तो मैं हंसता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत कम आदे देखी है। स्पोर्ट्स मेरे अनुसार कंप्लीट तब है जब आपका ओलंपिक मेडल आता है। तो अब मैंने एक बड़ा नेता था, बहुत बड़ी पार्टी का नाम लूंगा नहीं, वो मेरे पास आ गए कि भैया आप चुनाव लड़ लो, ये बड़ा मौका है और ये चला जाएगा वहां से और ये जीत जाओगे, मंत्री बन जाओगे, मैं फिर रुतबा होगा। मैंने कहा फिर सब कुछ हो जाएगा, फिर आप आराम करना। मैंने कहा आप ज्यादा आराम भैया, पहले फिर आराम करें ना करें। दूसरी बात मैंने कहा कि अगर नेता ही बनना हुआ ना, अपने एरिया से निर्दलीय खड़ा हो लूंगा, ये सब कुछ छोड़े गांव में घर बना लूंगा एक खेत में, और तुम सबको भैया निर्दलीय उठ के हरा लूंगा। अगर मुझे नेतागिरी करनी होगी तो नेतागिरी करनी नहीं, शौक ही नहीं उसका। मेरा मकसद ये है कि मेरी आंख बंद होने से पहले मालिक मुझे कैसे जरिया बनाता है लाख करोड़ अरब जरूरतमंद बच्चों का जेन्युइन तरीके से। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, जो बच्चे होते हैं उनका जरिया बनने की कोशिश करता हूँ, और मालिक बनता है। मैं तो मतलब एक साधन मीडियम कि कहां से क्या आता है, कहां से क्या चला जाता है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। संग्राम जी, तो इस बात में जैसे हम नेचर की बात कर रहे हैं और नेचुरल चीजों की बात कर रहे हैं, आप एक वेजिटेरियन हैं और आम लोगों का ये धारणा है कि आपको स्पेशली रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की कमी होती है, आपको और भी कुछ या तो नॉन वेजिटेरियन खाना पड़ता है या प्रोटीन्स के लिए और सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, काफी कुछ करना पड़ता है। और नॉट ओनली रेसलिंग, बट हमारे अब आजकल के जिम गोअर्स का भी एक वो हो गया है, सबको बॉडी चाहिए, मसल चाहिए, तो सब ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, आपकी क्या राय है, आपका क्या टिप्स है? इनफैक्ट अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो कैसे बॉडी बना सकते हैं? देखिए, ये शाकाहारी सबसे बड़ी चीज है, और जो ये प्रोटीन ये सब है ना, एक बहुत बड़ा ये फ्रॉड है। मतलब जो हमारे यूथ है ना, पता क्या बहकाते हैं, आप किसी डाइटिशियन से मिलने जाओ या किसी मिलने जाओ, आपका बॉडी वेट है 60 kg, आपको 120 ग्राम प्रोटीन खाना, आपको ये करना और आपको करना। अरे भैया, हम काम बाबा जी घंटा करेंगे, वही सेब और वही बैग उठा घूमते रहेंगे, अच्छा मेरा ये कम हो गया, मेरा ये वेट है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको मजबूत बनना है ना तो कम खाना खाओ। मैं 2 रोटियां खाता हूँ, खाने से क्या होता है, ज्यादा खाओगे पोटी करोगे, बाथरूम जाओगे, ये सब नॉनसेंस की बात है। तो हमेशा याद रखो, सूखी रोटी प्याज में इतने विटामिन हैं कि किसी 5 स्टार खाने में हो नहीं सकते। और ये प्रोटीन का और ये सब मिथ है, जो घर का बना हुआ खाना, नेचुरल दूध पी लो, घी खा लो, रोटी खा लो, चबा चबा के आराम से खा लो। तो खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, हंसना चाहना, ये सब बैलेंस करो। ये सब फालतू की चीजें हैं कि मेरा ये मिनरल है, मेरा ये ओमेगा 4 है, ये मेरा 5 है, ये 10 है, ये एल्बो है, ये सब फ्रॉड कर दी है। प्रोटीन कोई दूध का देखो, इंडिया में एयर कंडीशन है, एसी 16 डिग्री में मिनिमम है, आप रख दोगे ना अगले दिन उस दूध में स्मेल हो जाएगी। तो ये डिब्बों का जो सामान है ना, बेस्ट 25, 26, 26, मैं नहीं कहता कि गलत है, मगर ये हेल्थ के लिए आइडली अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। चाहे वो जूस है, चाहे वो दूध के पैकेट हैं, चाहे दूसरी चीजें हैं, डिब्बा तो डिब्बा ही होता है। और बाकी प्रोटीन, देखो मैं प्रोटीन ठीक चीज है, मगर प्रोटीन को क्या है कि भैया अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो उसके लिए आपको उतना एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। आप एक्सरसाइज करते नहीं, सूखी रोटी की आप उसमें ठूसते रहते हो, जिम वाले पता क्या कहेंगे, जाके भैया ये खाओ, और बाहर खुद ना छोले कुलचे खाते रहेंगे, आपको कहेंगे बॉइल्ड राइस खाना, ये खाना। आदमी ना वो वेट कम पता किस चीज में होता है, उस टेंशन में होता है कि अच्छा ये कहाँ से लेके आऊंगा, ये कहाँ से करूंगा, ये कहाँ से करूंगा। और आपको तगड़ा बनना है ना, अब खुद बताओ, जो सेठ बनिया होते हैं, लाला जी होते हैं, आप भी तो शायद लाला जी फैमिली से हो। मंडी में बैठ, सुनो तो, मंडी में बैठ के काजू किशमिश खाते रहते हैं ना, जो दुकान होती है जिनकी, और बोरी पता कौन डालते हैं, 100 kg की जो चटनी रोटी खाते हैं बेचारे, वो बोरी उठा के डालते। लाला जी क्या 5 kg उठा के डाल देते। ये सब है ना मन का वहम है, बात है फालतू की। तो इस बात को बताओ भैया, वर्कआउट करो, हार्ड वर्क करोगे तो भैया अपने आप हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। सारे प्रोटीन, सारे विटामिन बॉडी अपने आप दे देती है। पानी पियो तो घुट भर भर के पियो, खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ, सो तो आराम से गहरी डीप सांस लेके सो, हंसो तो दिल से हंसो, तो ये हो गए आपके सारे विटामिन मिनरल पूरे। ये सब वहम है कि भैया ये कर दिया वो कर दिया। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, 2 रोटियां दिन में खाता हूँ,
शाम को दलिया खिचड़ी खाता हूँ, सुबह थोड़ा फ्रूट खाता हूँ, बस हो गई डाइट मेरी। ये सब वहम है कि भैया ये कर लिया वो कर लिया, ये कर दो वो कर दो। तो आपने संग्राम जी अपनी हेवीवेट चैंपियनशिप्स और अपनी रेसलिंग के लिए आपने क्या तैयारी की और किस तरह की ट्रेनिंग की कि आपकी वो बॉडी टाइप उस हिसाब से बने, या आपके मसल की ग्रोथ वैसी हो, या आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ? मैं पहले 8-8 घंटे ट्रेनिंग करता था, 8 आवर। अभी मैं 3-3 4-4 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, फिर से वापसी कर रहा हूँ रेसलिंग में इस साल से, शायद मान लीजिए। तो मेहनत करोगे ना तो फिर बॉडी में आप सारी वो करके, सारी चीजें करके वो सब वो मांग लेगी, कर लेगी। नहीं तो है ना, सब चीजें वो ऐसे ही चलती हैं, ऐसे ही होती हैं, समझे जी? राइट। तो वो बॉडी अपने हिसाब से सारी चीजें करती है, वो अपने हिसाब से सारी चीजें होती हैं। ये नहीं होता कि भाई आपने ये कर दिया तो ये है, आपने वो कर दिया तो वो है, या आपने वो कर दिया तो ये चीज है, समझे जी? राइट। तो ये चीजें सब उस पे होती है। ये इस पे नहीं होती कि जब मैंने तैयारी की तो मैं दूध बहुत पीता था, घी खाता था, राइट, बना हुआ दूध पीता था गांव से, तो उन सब में वो रहते थे, उन सब में वो करते थे। राइट। तो उसी हिसाब से डिफरेंट वेट कैटेगरी में मुझे मौका मिला खेलने का, तो मैं खेला, उसी हिसाब से तैयारी की, गोल सेट किया, टारगेट सेट किया, उसके हिसाब से किया। हाँ, जो भी आपको खाना है, जो भी करना है, बैलेंस बनाओ। आपके कोच हैं, आपके आजकल तो बहुत फैसिलिटी होती है, उनसे सलाह लो, उनसे बात करो, उनसे वो चीजें करो, फिर वो सब करो। राइट। कि आपने अपने करियर में काफी रेसलिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल भी करे हैं, फिर भी इंडिया में आपकी काफी फैन फॉलोइंग है, अब्रॉड फैन फॉलोइंग है, उसके बावजूद हमारे पास कोई इतना बड़ा पैमाने का, जैसे अमेरिका में WWE है, उस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म फॉर रेसलिंग अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, रेसलिंग की अभी लीग आ गई है, मैच रेसलिंग की, और प्रोफेशनली WWE और ये सब कुछ बच्चे हैं जो जाके कर रहे हैं, एमएचओ की लीग आ गई है। मगर क्या है कि कुश्ती एक आम आदमी का खेल तो था, मगर क्या है कि जैसे कबड्डी हिट हो गया, ये घराने आ गए, फिल्म स्टार जुड़ गए, बड़ा ये वो आ गया, राइट। तो अब कुश्ती के बारे में अवेयरनेस बहुत है। ये नहीं कि कुश्ती की अवेयरनेस नहीं है या ये सब नहीं है, मगर एक प्लेटफॉर्म में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे देखिए, अब कबड्डी है, कबड्डी ने इतना सेट किया, अब हमारे पास बैडमिंटन में जैसे साइना है, सिंधु है, बाकी है, मगर बैडमिंटन लीग आगे भी सक्सेसफुल नहीं हुई उतनी। कबड्डी हिट हो गई, क्रिकेट आईपीएल हिट हो गया, तो कई चीजें क्या होती हैं कि वेट एंड वॉच वो करना पड़ता है। बाकी कुश्ती में ढेर सारे टूर्नामेंट होते हैं, डोमेस्टिक स्तर पे मिट्टी में लड़ सकते हो आप, फिर मैट पे लड़ सकते हो, फिर बाकी चीजें कर सकते हो, तो ये सब होता है। बाकी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ये सब ऐसे ही रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो नए बच्चे हैं जो आ रहे हैं, जैसे खासकर बजरंग है या विनेश है, इवन साक्षी है, इवन रवि है या दीपक है, तो इन्होंने एक अच्छा परफॉर्म किया है एक नए प्लेटफॉर्म पे। और ये सब अपकमिंग, जैसे वो नई लड़की आई अंशु है, सोनम है, तो ये दे आर मेडल प्रोस्पेक्ट इन अपकमिंग ओलंपिक। कई ऐसे हैं, सीनियर है, बाकी और है। तो आजकल कुश्ती का स्टैंड बदल गया है। हम जब होते थे, क्या होता था कि भैया बस आप पार्टिसिपेट कर लो, इंडिया रिप्रेजेंट कर लो, छुट्टी। फिर आजकल वो चेंज हो गया है कि देखते हैं, अब हमें गया कि भैया ये इस वेट कैटेगरी में रेसलर है। पहले खाली क्रिकेट होता था, बाकी स्पोर्ट्स भी आ गया, अखबार वाले लिखते हैं, पब्लिक उनको देखना चाहती है, पढ़ना चाहती है। अब मैं कहीं जाता हूँ, ये नहीं पता कि भैया को क्या रेसलर, वो रेसलर है भैया, अच्छा जो बिग बॉस में आता है, नच में आता है, बाकी शो किए या ये सब किया। तो मतलब अवेयर अब पहले के मुकाबले काफी बड़ी है, काफी अच्छा है। सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा धीरे करके वो आएगा, और नए करके बच्चे आ रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी चीज हो, मैं देख रहा हूँ उसमें प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। तो हमारी कंट्री, नो डाउट, सरकार भी काफी अच्छा कर रही है, एक स्पोर्टिंग नेशन बन जाएगा थोड़ी दिन। वेरी वेरी सून। मैं आपसे ना कुछ फन क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, आपको मुझे ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या प्रोफेशनल रेसलिंग स्क्रिप्टेड है?
देखिए प्रोफेशनल रेसलिंग में कई चीजें, WWE भी होती है प्रोफेशनल रेसलिंग में, जिनका अपने हिसाब से वो शो करते हैं। एक प्रोफेशनल रेसलिंग में मैं 3 मिनट के 6 राउंड करता हूँ, जो जेन्युइन होता है, डिफरेंट होता है। तो प्रोफेशनली ढेर सारी चीज डिफरेंट होती है, तो मैं सबके लिए स्क्रिप्टेड बोलूंगा गलत है, सबके लिए ये बोलूंगा वो गलत है। ओके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू शो, दे आर डिफरेंट। राइट। क्या आपको ट्रेनिंग के लिए जिम जाना जरूरी है? देखिए जिम में अगर आप जाता हूँ तो मैं 5-10 केजी वेट ट्रेनिंग करता हूँ अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। हाँ, अगर आपको फैसिलिटी मिलती है करो, नहीं तो मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग ज्यादा करता हूँ अपनी बॉडी से। आप हाथों पे चलना, ये करना, जंप मारना, कूदना, ये सब कुछ करना, वो मैं ज्यादा करता हूँ। तो वही चीज मैं मोस्ट प्रेफर करता हूँ। क्या शेप में आने के लिए हेल्दी ईटिंग ज्यादा जरूरी है या हेल्दी एक्सरसाइजिंग ज्यादा जरूरी है? बोथ। खाना भी आपके ऊपर प्रभाव डालता है। अब आप पता है बहुत से क्या करते हैं कि भैया वो आजकल के चैंपियन होते हैं, क्या करते हैं कि डिब्बा देख लेते हैं, अच्छे वाह इसमें इतनी कैलोरीज, समोसा खा लिया, अब ट्रेडमिल पे अच्छा उससे 20 ज्यादा निकाल ली। इन बेवकूफों को नहीं पता कि बॉडी है ना साइंस, इसके डॉक्टरी साइंस के हिसाब से काम नहीं करती, बॉडी नेचर के हिसाब से काम करती है। राइट। तो ये सब आप भैया कूड़ा खा के तो फिर डस्टबिन नहीं बनोगे। कूड़ा खा के आप ये थोड़ी कि आप एक क्लीननेस प्लेस बन जाओगे। और फास्ट फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब कूड़ा ही तो है। बाहर का खाना है। राइट। क्या आपकी मूवी केडी जाधव जी के ऊपर इज कमिंग नेक्स्ट ईयर और नॉट? इस फिल्म के लिए मैंने काफी वेट कम किया, काफी मेहनत की, फिर कोरोना आ गया, रुका, फिर ये हुआ। अब तो गॉड नोज कि ये दिस विल कम दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, बट आई हैव डन फॉर माई सेल्फ। मैंने बहुत मेहनत की उसके ऊपर, जाधव साहब की जिंदगी ये 2 साल मैंने, मतलब क्या बताऊं। इट वाज समथिंग। आपको so ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने अलग अलग किरदार अपनी लाइफ में निभाए हैं, जैसे प्रोफेशनल रेसलर की जैसे, एज मूवीज एंड टीवी स्टार के जैसे, फिटनेस इंडस्ट्री में या मोटिवेशन इंस्पिरेशनल सोशल वर्क में। इन सारे किरदारों में कौन सा एक है जो आपको लगता है जिसने आपको मेंटली बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिया हो? मुझे हर चीज मेंटली सेटिस्फेक्शन देती है और मैं वही चीज करता हूँ जिसको पसंद करता हूँ। ये सारी चीज मैं पसंद आती है करता हूँ, मगर इन सब में प्रायोरिटी रेसलिंग है। जो मैं हूँ एक छोटा सा रेसलर हूँ जो गांव का आया, और मैं बाकायदा इंडिया में पहला ऐसा रेसलर हूँ जिसने एमेच्योर रेसलिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो उसमें भी फिर मौका मिला एक वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बनने का। तो मेरे लिए जो गांव का एक छोटा सा रेसलर है जो एक देसी अखाड़े में जाता है, वो चीज मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती है। तो उसने जो मुझे कुछ दिया, भी मुझे याद है कि अब भी मैं जाता हूँ उसी अखाड़े को देखता हूँ कि वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और मुझे पता भी नहीं था, ना मैं बोल सकता था, ना ढंग से चल सकता था, ना ढंग से सारी चीजें थी। उस मालिक की मेहर रही और वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप वो सब होती चली। थैंक यू संग्राम जी, थैंक यू वेरी मच कि आप ने ये टाइम निकाला है और आपके इतने से छोटे कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ सीखने मिला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही इंसाइटफुल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिर जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। Thank you very much. Please continue to watch Go Beyond Sports and support, subscribe, like